राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। आज महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान देकर आगे बढ़ रही है। देखिए नए रंग रूप में कार्यक्रम नेत्री। महिला सांसद और उनकी कहानियां। मेरे यानी शाइना एनसी के साथ सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। समाचार में सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। आरोग्य वनम में 200 से अधिक किस्म के लगाए गए औषधीय पौधे। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में लगभग 707 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद। एमएसपी पर हुए खरीद से करीब 96 लाख किसान हुए लाभान्वित। केंद्र सरकार की पहल से दालों की कीमतों में आई गिरावट। मूंग दाल के औसत खुदरा मूल्य में लगभग 4% की गिरावट दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा की एक एकीकृत प्रणाली की अवधारणा तेजी से जोर पकड़ रही है और राष्ट्रपति भवन भी इसे लोकप्रिय बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन में बनाए गए आरोग्य वनम में 200 से ज्यादा औषधीय पौधे लगाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आरोग्य वनम एक स्वास्थ्य उद्यान है। आरोग्य वनम भारत की समृद्ध पुष्प परंपराओं, विविध पौधों के साथ साथ कल्याण और अच्छे स्वास्थ्य के पारंपरिक तरीकों पर केंद्रित है। राष्ट्रपति भवन परिसर में आरोग्य वनम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। आम लोगों के लिए 1 मार्च से इसे खोल दिया गया है। आरोग्य वनम के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। आरोग्य ही भाग्य है और स्वास्थ्य ही साधन, यानी स्वास्थ्य ही सब कुछ है। परंपरागत चिकित्सा पद्धति में कई वनस्पति ऐसे हैं जिनके अंदर औषधीय गुण हैं। रायसीना हिल स्थित राष्ट्रपति भवन आयुर्वेद में वर्णित कई वनस्पतियों को सहेजे हुए है। यहाँ 6.6 एकड़ में एक आरोग्य वन विकसित किया गया है। इसमें कुल 215 ऐसे फूल पौधों को जगह दी गई जो कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के मुताबिक रोग नाशक गुण रखते हैं। इनमें कई दुर्लभ वनस्पति हैं तो कई ऐसे भी हैं जिनका हम सामान्य तौर पर घरों में रोजाना इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अरंड, बेल, गिलोय, नीम, सहजन, तुलसी, बबूल, जामुन, हरशंगार,
अर्जुन, लेमन ग्रास, कालमेघ, अश्वगंधा, एलोवेरा, पीपल, पाकड़ सहित अनेक प्रकार की वनस्पति आगंतुकों को देखने के लिए मिलेंगी। इस वन की संरचना योग मुद्रा में बैठे मानव के आकार में की गई है। साथ ही यहाँ है आधुनिक तकनीक का सौंदर्य भी। ये यहाँ आने वालों को मुग्ध कर देगा। सुसज्जित फवारा, योग मंच, अविरल धाराओं से सम्मोहित करता जल चैनल, आकर्षक कमल सरोवर और अकल्पनीय यादों को सहेजने के लिए एक व्यू पॉइंट। आगंतुकों की सुविधा के मुताबिक व्यवस्थित पैदल मार्ग जो लाल और सफेद बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। आकर्षक डिजाइन के साथ फूलों की क्यारियां जिन्हें मोर पंख की आकृति में ढाला गया है। शीतलता की अनुभूति कराते फव्वारे, यानी राष्ट्रपति भवन में बना ये आरोग्य वनम आगंतुकों को एक ओर जहां वनस्पति से परिचित कराएगा, तो साथ ही साथ उनके मन मस्तिष्क को आनंद से सराबोर कर देगा। आरोग्य वनम की संकल्पना को साकार करने की जिम्मेदारी निभाई है प्रेसिडेंट्स गार्डन और CPWD ने। इस वन में मौजूद पौधों और वनस्पतियों को संकलित करने के लिए व्यापक तौर पर गुजरात के वन विभाग ने बढ़ चढ़कर शिरकत की है। राष्ट्रपति भवन के पूर्व में स्थित गेट नंबर 37 के पास बना आरोग्य वनम प्रकृति और मानव के अटूट रिश्ते पर आधारित एक अद्भुत पहल है। राष्ट्रपति एस्टेट में ऐसे वन की स्थापना करने का ख्याल माननीय राष्ट्रपति जी के दिल में सबसे पहले गुजरात यात्रा के दौरान आया था। उस वक्त माननीय राष्ट्रपति जी केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के दौरे पर थे। यात्रा के दौरान उन्होंने आरोग्य वन का भी भ्रमण किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वन की कल्पना उनके जहन में आई और वापस लौटने पर उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आने वाले भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच आयुर्वेदिक औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसा औषधीय पार्क विकसित करने की इच्छा जताई। उसके बाद परिकल्पना को साकार करता ये आरोग्य वनम आज अपनी बहुआयामी उपयोगिता के साथ एक खूबसूरत और सुगंधित औषधीय उद्यान के रूप में राष्ट्रपति भवन एस्टेट की शोभा बढ़ा रहा है। ये और भी खूबसूरत हो उठता है जब रायसीना हिल पर सूरज अस्ताचल होने लगता है। तब यहाँ जल उठती हैं रंग बिरंगी लाइट्स, इनके बीच फव्वारों का संगीत, औषधियों की खुशबू एक ऐसा आभा मंडल तैयार करती हैं जो किसी के भी दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ दे। राष्ट्रपति भवन आने वाले आगंतुक अब 1 मार्च से आरोग्य वनम का भी भ्रमण कर सकते हैं। भ्रमण के लिए सुनिश्चित किए गए रूट में आरोग्य वनम सबसे पहले स्थित है। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुचारू रूप से की जा रही है, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में होती रही है। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 27 फरवरी तक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, NEF, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 707 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। अब तक लगभग 96.41 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और उनकी कीमतों को स्थिर रखने के लिए कई सक्रिय उपाय किए हैं। इन्हीं उपायों की वजह से मूंग दाल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। उपभोक्ता कार्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 28 फरवरी 2022 को मूंग दाल का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 102.36 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया, जो कि 28 फरवरी 2021 को 106.47 रुपए प्रति किलोग्राम था और इस प्रकार 3.86% की गिरावट आई है।
मई 2021 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मिल मालिकों, आयातकों और व्यापारियों द्वारा रखे गए दालों के स्टॉक का खुलासा सुनिश्चित करने संबंधी सलाह जारी की गई थी। मूंग को छोड़कर बाकी सभी दालों की स्टॉक सीमा लागू करने के निर्णय को 2 जुलाई 2021 को अधिसूचित किया गया था। उसके बाद 19 जुलाई 2021 को एक संशोधित आदेश जारी किया गया था, जिसमें 4 दालों अरहर, उड़द, मसूर, चना के संबंध में 31 अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई थी। दालों की उपलब्धता बेहतर करने और उनकी कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार ने सुचारू तथा निर्बाध आयात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 15 मई 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक मुक्त श्रेणी के तहत अरहर, उड़द और मूंग के आयात की अनुमति दी है। उसके बाद अरहर और उड़द के आयात के संबंध में मुक्त व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था। संबंधित विभागों, संगठनों द्वारा विभिन्न सुविधाओं और कार्यान्वयन संबंधी कड़ी निगरानी के माध्यम से इस नीतिगत उपाय का समर्थन किया गया है। आयात संबंधी नीतिगत उपायों की वजह से पिछले 2 वर्षों की इस अवधि की तुलना में अरहर, उड़द और मूंग के आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक जिला एक उत्पाद मिशन शामिल है, जिसमें अलग अलग राज्यों के जिलों को विशेष फसलों के अनुसार बांटा गया है, जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए सरकार द्वारा भारी सब्सिडी और कई सुविधाएं दी जाती हैं। बजट में राजस्थान सरकार ने राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भी किसानों को अनुदान देने की घोषणा की है। राज्य सरकार मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 5000 किसानों को लाभान्वित करेगी। साथ ही भरतपुर में 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की जाएगी और शहद की गुणवत्ता परीक्षण के लिए मोबाइल लैब भी संचालित की जाएगी। इसके अलावा श्री गंगानगर जिले में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि पशुधन ही देश की सच्ची संपदा है। इस संपदा को बचाने और बढ़ाने के लिए देश भर के सभी पशुओं को वैक्सीनेशन किया जाएगा। हरियाणा के लोगों को पशुधन से विशेष प्यार और लगाव है। यहाँ के उत्तम नस्ल के पशु पूरे देश में विख्यात हैं। उन्होंने कहा कि मानव की तरह ही पूरे देश में पशुओं के लिए मोबाइल पशु उपचार वैन सेवा शुरू की जा रही है और कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा की गई डिमांड के अनुरूप हरियाणा में पशुओं के आपातकाल उपचार हेतु पशुओं की एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवा दी गई है। यदि हरियाणा की तरफ से पशुधन को बचाने के लिए और भी डिमांड की जाती है तो उसे भी पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी में किसानों को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने इस दौरान पशु मेले में आए नामी पशुओं का अवलोकन किया और पशुपालकों से बातचीत भी की। अपने संबोधन में रुपाला ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालन, मछली पालन पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न केवल भैंस बल्कि बकरी के दूध की कीमत भी हजारों रुपए में हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 5 लाख रुपए की कीमत की भी बकरी है। कोरोना काल में बकरी के दूध की दूसरे देशों में भी डिमांड बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि पशुपालन एक अच्छा व्यवसाय है और बस हमें दूध की मार्केटिंग करने की जरूरत है। इसी कड़ी में कच्छ के रेगिस्तान इलाके में ऊँटनी के दूध की पैकिंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि पशुपालकों नई तकनीकों को अपना रहे हैं। केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ पशुपालकों व मछली पालकों को भी केसीसी बनाए जा रहे हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने सरकार से बांस उद्योग में कच्चे बांस के इष्टतम उपयोग और उच्च लाभप्रदता के लिए बांस चारकोल पर निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया है। भारतीय बांस उद्योग के सामने सबसे बड़ा चुनौतियों में से एक बांस के अपर्याप्त उपयोग के कारण इनपुट लागत है। हालांकि बांस चारकोल का निर्यात बांस अपशिष्ट और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करेगा और इस तरह बांस के व्यवसाय को अधिक लाभदायक बना देगा। भारत में बांस का उपयोग
अधिकांशतः अगरबत्ती के निर्माण में किया जाता है, जिसमें अधिकतम 16% अर्थात बांस की ऊपरी परतों का उपयोग बांस की छड़ियों के निर्माण के लिए किया जाता है, जबकि शेष 84% बांस पूरी तरह से बेकार हो जाता है। अगरबत्ती और बांस शिल्प उद्योगों में उत्पन्न बांस अपशिष्ट का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गोल बांस की छड़ियों के लिए बांस इनपुट लागत 25,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बीच है, जबकि बांस की औसत लागत 4,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन के बीच में है। इसकी तुलना में चीन में बांस की कीमत 8,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन है, लेकिन 100% अपशिष्ट उपयोग के कारण उनकी इनपुट लागत 12,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन है। और आइए देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या भाव रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर साल हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। हालांकि महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर हल्दी की खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी आने का अनुमान जताया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। हल्दी के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार तमिलनाडु की अत्तूर मंडी में 26 फरवरी को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 8,200 रुपए। 28 फरवरी को इसके भाव में 30 रुपए की बढ़त आई और भाव 8,230 रुपए पर पहुंच गया, जबकि राज्य की ही इरोड मंडी में 28 फरवरी को बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,584 रुपए, जबकि यहां फिंगर क्वालिटी की हल्दी की खरीद 8,283 रुपए पर हुई। वहीं पेरुंदुरई मंडी में 28 फरवरी को बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,884 रुपए, जबकि यहां फिंगर क्वालिटी की हल्दी 7,394 रुपए पर बिकी। की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 2 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं बात मूंग की खेती की करें तो दलहनी फसलों में शामिल मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। साल 2021-22 के दौरान मूंग की कुल बुआई 1,90,000 हेक्टेयर घटकर 5,13,000 हेक्टेयर में ही हो पाई है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 7,03,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 26 फरवरी को मूंग का भाव रहा 6,695 रुपए। 28 फरवरी को इसके भाव में 55 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,750 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राज्य की ध्रोल मंडी में सोमवार को मूंग के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। साथ ही मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इसका भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की जौनपुर मंडी में मूंग का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 26 और 28 फरवरी को मूंग 8,000 रुपए पर बिकी।
यहीं की ललितपुर मंडी में 26 फरवरी को मूंग का भाव था 6,950 रुपए। 28 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,950 रुपए पर बना रहा। जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 26 फरवरी को मूंग का भाव रहा 6,055 रुपए। 28 फरवरी को इसके सौदे 825 रुपए लुढ़क कर 5,230 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। एपिडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021 के लिए अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,24,083 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 1,94,286 टन का ही हुआ था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। और मंडी भाव के बाद अब बात मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। कोंकण के किसान इस समय ग्रीष्मकालीन धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखे। इसके साथ ही यहाँ तैयार काबुली चने की कटाई के अलावा लोबिया और मूंग की फलियों की तुड़ाई करते रहे। कोंकण में ही इस समय मूंगफली और तरबूज के अलावा नारियल, सुपारी और आम के बागों में सिंचाई करें। यही आम के नए बागों में पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए ऊपर जाल लगाए। मध्य महाराष्ट्र के किसान भी इस समय गेहूं, गन्ना और ग्रीष्मकालीन मूंगफली के अलावा बागों और सब्जियों में सिंचाई करें। यही इस समय कुसुम, ज्वार, मक्का और काबुली चने की फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। किसान इनकी कटाई कर ले। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय पपीता और केले के पौध लगाते रहे। इसके साथ ही यहाँ ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का काम पूरा कर ले। यही तिल और बाजरे में विरलीकरण का काम करे। मध्य महाराष्ट्र में ही प्याज की खुदाई से 3 सप्ताह पहले सिंचाई करना बंद कर दे। मराठवाड़ा में इस समय काबुली चने की कटाई और हल्दी की खुदाई जारी रखे। यही गन्ना और सोयाबीन के खेतों में सिंचाई का काम करे। मराठवाड़ा में ही इस समय प्याज में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहे। वहीं विदर्भ में अगेती, कुसुम और सरसों की कटाई कर ले। इसके अलावा किसान यहाँ काबुली चने की कटाई भी करते रहे। विदर्भ में ही इस समय तिल में निराई का काम करे। यहाँ गेहूं, सूरजमुखी और मूंगफली के अलावा फलों के बागों और सब्जियों में सिंचाई करे। विदर्भ में मूंग की बुआई जारी रखे। वहीं मिर्च, बैंगन और टमाटर की रुपाई कर ले। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें।
अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद अब नजर इस वक्त की खास खबरों पर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए सरकार का ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी है। बुखारेस्ट और बुदापेस्ट के संघर्ष क्षेत्र से 600 से अधिक भारतीय नागरिकों के स्वदेश के लिए उड़ान भरी है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी सरकारी मशीनरी सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 4 वरिष्ठ मंत्रियों की विशेष दूत के तौर पर विभिन्न देशों की यात्रा से भारतीय नागरिकों को निकालने के अभियान को ऊर्जा मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। ये समन दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ है। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 का समुद्री चरण शुरू। बीती 25 फरवरी को विशाखापट्टनम में नौसेना की पूर्व कमान की मेजबानी में शुरू हुआ था अभ्यास। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव पहल के अंतर्गत 28 फरवरी से 6 मार्च तक प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है। इस दौरान एमएसएमई मंत्रालय ने कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है। देश मना रहा है महाशिवरात्रि का पावन पर्व। इसी बीच बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों के लिए खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 177 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 18 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। कोरोना की रफ्तार देश भर में सुस्त होती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 6,915 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान 16,864 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट कम होकर अब 1.11% पर आ गई है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.77% है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।